हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके चैनल एम अचीवर पर। हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो आज हम आप सभी के लिए जो कि एक एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारी राज्य व्यवस्था विषय से जुड़ी हुई है। हमारी राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी क्लास 11th की, जिसका नाम भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है, उसी चैप्टर के हम लोग उसी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को लेकर आए हुए हैं क्लास के रूप में, जिस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। जिस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। आखिर जो संविधान है क्यों है, कैसे है। ठीक, अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान होने का मतलब क्या है, और हम बात करें आखिर संविधान की ज़रूरत क्यों है। क्या ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते थे कि दुनिया में संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। जो भी चीज़ है उसके लिए ना कानून की क्यों आवश्यकता पड़ी, नियम की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए अगर हम समझें तो क्या होगा कि जैसे कि अगर हम लोग प्रारंभिक समाज को देखें, जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक, तो प्रश्नों को देखेंगे, उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि अपने आप को लेकर चलेंगे कहाँ तक हमें अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचना है। ठीक, तो प्रश्न इस पर आधारित हैं। प्रश्न ये कहता है संविधान किसे कहते हैं। पहले हमें क्या करना है, संविधान किसे कहते हैं और इसके कार्य क्या हैं। संविधान किसे कहते हैं और इसके कार्य क्या हैं। संविधान समाज को क्या देता है, संविधान जो है समाज को क्या देता है। ठीक, अगला प्रश्न है संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। संविधान जो है समाज में, जो समाज है, जो हमारा, आप लोग जानते हैं समाज क्या है, बहुत सारी व्यवस्थाओं से चलने वाली व्यवस्था है। दो या दो से अधिक लोगों का समूह क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। ठीक, तो समाज में संविधान जो है समाज में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से करता है। ठीक, उससे भारत का संविधान कैसे बनाया गया, तो आप लोग जानते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनाने में समय लगे। लेकिन भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा, तो क्या इसकी जो पृष्ठभूमि थी कब रखी गई थी। ठीक, ऐसा तो नहीं जब हमारा संविधान सभा का गठन होता है उस समय, या उससे पहले ही हमारे संविधान की पृष्ठभूमि रखी जा चुकी थी। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि संविधान कैसे बनाया गया, तो भारतीय संविधान के जब निर्माण किया गया, तो आप लोग पता ही होगा कि निर्माण से पहले भी इसकी पृष्ठभूमि रखी जा चुकी थी। अगर हम बात करें तो भारत जो संविधान था, भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का गुलाम था। तो गुलाम होने के साथ साथ तो भारत पर तक कानून तो था ही, शासन तो था ही। तो शासन होने के साथ ही 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो कि वहाँ से हमें कानून की शुरुआत देखने को मिलती है। एक लिखित नियम, एक लिखित संविधान की शुरुआत देखने को मिलती है। लेकिन भारत जो था उस समय एक राज्य कहें, एक देश कहें, मतलब एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं था उसके पास, क्योंकि राज्य के 4 आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो कि निश्चित भू क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। ठीक, लेकिन राज्य के पास तो क्षेत्र था ही, जनसंख्या तो थी ही,
सरकार तो थी ही, क्योंकि सरकार ब्रिटेन ब्रिटेन क्या थी, ब्रिटेन जो भारत जो था, भारत जो शासन था ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के संसद के अधीन था, राजा के रानी के अधीन था। लेकिन भारत की जो सरकार थी, भारत में जो सरकार थी उसके पास संप्रभुता नहीं थी। मतलब कि जो वहाँ का वायसराय यहाँ पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक, तो भारत के राज्य के पास संप्रभुता नहीं थी, जिसकी वजह से वो राज्य की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। वहीं पूछा जा रहा प्रश्न में भारत का संविधान कैसे बनाया गया और भारतीय संविधान किस तरीके से अधिकारों की धारणा दी गई है, किस तरीके से कर्तव्यों की धारणा दी गई है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर देख लेंगे हम लोग। ठीक, अगला प्रश्न है संविधान क्या है। आखिर संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है संविधान कितना प्रभावी है। अगर हम आज की बात करें संविधान समाज के ऊपर कहाँ तक प्रभावी है। ठीक, अगला है क्या संविधान न्यायपूर्ण है। जो हमारा संविधान है, क्या जो न्याय की बात की गई है संविधान में, क्या वो पूर्ण रूप से प्रभावी है हमारे समाज के ऊपर। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, जो कि हमें अगले चैप्टर में इससे जुड़े प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्या चीज़ है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख हो। मतलब कि संविधान हम उसे कहते हैं जिसमें सरकार के अधिकार एवं नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख हो। लेकिन अगर हम संविधान से पहले समझने का प्रयास करें तो इससे पहले आपको एक चीज़ बताएंगे हम, जैसे कि अगर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, संविधान की आवश्यकता पड़ने के पीछे वजह यह थी कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि तो पहले क्या है कि अगर मान लीजिए कोई समाज है, ठीक, कोई समाज है और उसमें बहुत सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ठीक, ठीक, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया। लेकिन प्रारंभिक समय में देखें हम लोग, प्रारंभिक समय में देखें हम लोग तो इसमें अंतः क्रिया का देखा जाएगा दौर, अंतः क्रिया का। ठीक, अंतः क्रिया का कहने की बात यह है कि कितना सहयोग होगा, कितना समाज में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और कितना संघर्ष की भावना होगी। क्या होगी, संघर्ष की भावना होगी। ठीक, लेकिन अगर हम लोग संघर्ष की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि मनुष्य ऐसा जीव नहीं है जो कि सहयोग की भावना के साथ चले। आपको हम बता दें, आप लोग नाम सुने होंगे एक महान चिंतक और विचारक हमारे जाने माने अरस्तु के, एरिस्टोटल जिसे कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मानव में जानवर के सभी गुण पाए जाते हैं। जब उसे जानवर के रूप में देखना है, बस उसके ऊपर से समाज का पर्दा हटा दीजिए। और समाज के पर्दा अगर हम हटा देते हैं तो मनुष्य अपनी असली रूप दिखाता है। ठीक, तो क्या होता है, संघर्ष की भावना देखने को मिलती है। तो संघर्ष की भावना के साथ शक्ति ही क्या होता है, अधिकार हो जाता है। ठीक, शक्ति ही अधिकार बन जाती है। जिसके पास जितनी शक्ति उसके पास उतने अधिकार। ठीक, अगर हम लोग बात करें भारत 1947 से पहले गुलाम था, फिर भी क्या थी, शासन था अंग्रेज़ों का, फिर भी भारत के नियम थे, कानून थे, एक कहे तो संविधान था, नियम था। ठीक, अगर उससे ही पहले जाए, हम प्राचीन काल में जाए,
मध्यकाल में जाए, उस समय भी नियम था, लेकिन नियम जो था वो क्या था, किसी एक ताकतवर इंसान के अंतर्गत था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वो खुद ही होता था, जिसे हम राजा कहते हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब कि संघर्ष की स्थिति में क्या होगा, जिसके पास जितनी शक्ति होगी उसी के पास क्या होगा, क्या होगा, शक्ति के अधिकार, जिसके पास उतनी ही अधिकार होंगे। ठीक, उससे क्या होगी, इससे क्या होगा, नियम विहीन समाज बनेगा, नियम विहीन समाज बनेगा, नियम विहीन समाज। और नियम विहीन समाज के चलते ऐसी स्थिति में हमारे सामने राज्य की धारणा आती है और इसी तरह धीरे धीरे उस संविधान का रूप लेती है, जिसे हम कहते हैं संविधान। संविधान क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून। संविधान क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून। ठीक, सुप्रीम लॉ होता है। ठीक, सर्वोच्च कानून होता है। ठीक, उसी तरह से शासन प्रणाली के स्वरूप और उसके उद्देश्य का उल्लेख होता है। उसमें शासन प्रणाली, देश की कैसे शासन स्थितियाँ रहेंगी, परिस्थितियाँ रहेंगी, उसकी व्यवस्थाएं कैसी रहेगी, उन सभी चीज़ों का उल्लेख हुआ रहता है। ठीक, ये सभी चीज़ें हमारी हो। ठीक, आगे चलते हम लोग, वही हम चीज़ें बता रहे थे। प्रश्न हुआ कि संविधान क्या है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार, कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। ठीक, जिस तरीके से संविधान, इस प्रश्न को उत्तर देखा हमने, संविधान समाज को क्या देता है। ठीक, तो संविधान समाज को क्या देता है, आखिर हम इस बात को कहें, संविधान समाज को एक बहुत बड़ी चीज़ देता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति के साथ हम चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और किसी बस और हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हमें भरोसा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हमला नहीं करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानी हो। ये सभी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सभी चीज़ें समाज देता है, समाज देता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर इस समाज को लिया, जिसमें बहुत सारे भिन्नताएं होने के बावजूद भी इसमें क्या है, एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं बुनियादी ढांचा। ठीक, बुनियादी ढांचा, बेसिक मूल्य होते हैं जो कि सभी समाज को मानने पड़ते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि एक समाज है जिसमें अलग जाति के लोग, अलग समुदाय के लोग, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, कुछ बूढ़े कुछ जवान लोग, मतलब साथ रहते हैं। ठीक, हर व्यक्ति की अलग अलग मूल्य है, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी, इतनी साथ में रहने के बावजूद भी, तो इस शांति, तो अलग अलग व्यक्तियों की मान्यताएं होने के बावजूद भी हम ऐसा क्या करें कि व्यक्ति क्या हो सके, शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए चाहिए। ऐसा क्या चीज़ें चाहिए कि जिससे व्यक्ति क्या हो के अपनी भिन्नताओं के भी अपने साथ रह सके, क्योंकि सदस्य अनेक रूपों में क्या है, एक दूसरे में सभी व्यक्ति निर्भर हैं। क्या है, एक दूसरे में सभी व्यक्ति निर्भर हैं। निर्भर होने की वजह से हम ऐसी क्या चीज़ें विद्यमान करें जिससे कि सभी व्यक्ति इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य हो जाए और अपने से अपने मन से आगे, प्रबल रूप से आगे आए। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें तो संविधान हमें देता है प्रत्येक सदस्य को अपने असुरक्षा का भाव लेकर कोई चिंता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमें संविधान ने ऐसी शक्तियाँ दी हैं, ऐसे नियम बनाया है, ऐसे बुनियादी मूल्य, बुनियादी ढांचे तय किए हैं जिससे कि व्यक्ति के स्वतंत्रता और कर्तव्य का उल्लेख है। तो आइए देखते हैं हम लोग संविधान के कुछ, तो इसके कार्य देखते हैं हम। जैसे कि इसके निम्नलिखित कार्य, इसी सभी चीज़ों पॉइंटों को देखेंगे तो जो कि समग्र पॉइंट है चैप्टर 1 का, उससे हमारे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। पहला प्रश्न पॉइंट है कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान हमें दिखाता है
समन्वय की बात सिखाता है, विश्वास की बात सिखाता है, जिससे हम व्यक्ति एक साथ रह सके, एक साथ चल सके, एक साथ व्यापार कर सके, एक विश्वास की धारणा देता है। ठीक, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि नियम और कानून कौन बनाएगा। संविधान ये सुनिश्चित भी करता है कि नियम कानून किनके द्वारा बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि भारत में कानून के 3 अंग, जो कि शासन के 3 अंग बनाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोग की सभी अपने अपने उनके कार्य क्षेत्र सभी के अलग अलग हैं। तो वही संविधान सुनिश्चित करता है कि क्या नियम है, किसके क्या दायित्व हैं, और नियम और कानून किनके द्वारा बनाए जाएंगे, किनके द्वारा लागू किया जाएगा, और उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का, और कर्तव्य को पालन नहीं करता, अधिकारों का हनन होता है, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। ठीक, समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। अगर समाज में कोई भी नियम बनाना हो, कोई भी ऐसा नियम बनाने से कानून बनाना हो, समाज के लिए चिंताजनक, तो उसके लिए किसके पास शक्ति है कि वो समाज के लिए कार्य कर सकें। सरकार कैसे निर्मित होगी। आप लोग को पता होगा कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार कैसे निर्मित होगी, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया होता है। आगे देखते हैं हम लोग कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। सीमाएं मौलिक होती हैं, सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकेगी। मतलब कि सरकार अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर, मतलब कि क्या कुछ ऐसे भी सीमाएं लगाई जाती हैं नागरिकों पर, सरकारों पर, जिसका उल्लंघन न किया जा सके। ठीक, संविधान सरकार की शक्ति को कोई तरह सीमित करता है। मतलब संविधान जो है सरकार की शक्तियाँ क्या करता है, कई तरह से सीमित करता है। जैसे कि आप लोग पता ही होगा, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, मूल अधिकार की धारणा दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 के तहत उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। तो जिससे क्या करता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं को, उसके लक्ष्यों को व्यक्त दे सके। जिससे कि क्या हो सके कि सरकार कुछ ऐसा सकारात्मक कार्य करे, कुछ ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव वर्क करे, जिससे कि समाज क्या होगी, अपनी आकांक्षाओं को, अभिव्यक्तियों को पूरा कर सके। संविधान समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान क्या है, हमारे समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। उसी तरीके से कहा गया है, जैसे कि जो संविधान व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सकें। वहीं अगला पॉइंट है, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली नियमों और कानूनों का ही नाम है, जिससे कि सरकार की ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वो सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। जिससे कि अगर मान लीजिए क्या करता है कि सरकार के पास कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जिससे कि व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके, और साथ ही कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जिससे कि समाज के भलाई के लिए काम कर सके। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान के माध्यम से कि समाज एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान की जाती है। ठीक, ये साथ ही है। ठीक है, अगला देखें हम लोग, संविधान के आधिकारिक बंधन लगाकर तय होता है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं। संविधान द्वारा एक तय की जाती है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। संविधान हमें यह बतलाता है कि हम लोग, हमारा समाज जो है, हमारा राज्य जो है, कहाँ तक एक परिपक्व, एक तार्किक समाज बन पाया है।
संविधान भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। आप लोग बता दें कि भारतीय संविधान में इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार आप लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान जो कि 14 से 18 स्वतंत्रता और 19 से 22 समानता की बात की गई है, जो कि भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। शक्तियों को इस तरह बांट दिया जाता है जिससे एक समूह संविधान नष्ट न कर सके। मतलब कि ऐसा ना हो सके जिससे कि समाज के किसी एक समूह द्वारा संविधान को नष्ट किया जा सके। हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से शक्तियों को हम लोग अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अलग अलग संविधान का निर्माण, कानून का निर्माण किसी और द्वारा, लागू किसी और द्वारा और न्याय किसी और द्वारा दिया जाता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होती है, टकराहट की बचाव होती है, अस्थिरता उत्पन्न होने से बचाव होती है, जिससे कि शांति रूप से सरकार संचालित हो सकती है। संविधान में शक्तियों का पृथक्करण हो रहता है। ठीक, संविधान अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे कि बदलती आवश्यकताओं को परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान भी अच्छे नहीं होते और ज़्यादा लचीलेपन में संविधान भी अच्छे नहीं होते। जिससे कि अगर ज़्यादा कठोर रहेगा तो क्या हो सकता है, जिससे कि अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में बहुत ही परेशानी देखने को मिल सकती है और बहुत ही देर देखने को मिल सकती है। संविधान के अंतर्गत राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र जैसे कि हम लोग वेलफेयर स्टेट की धारणा कहते हैं, तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि उसके साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहने का तात्पर्य हुआ कि सार्वभौमिक अधिकार होता है कि सार्वभौमिक मताधिकार उसे वैसे कहते हैं, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार, तो सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आय के आधार पर भेदभाव के बिना हम उसे क्या कर सकें, अगर वो व्यक्ति निश्चित आयु प्राप्त कर लिया हो जो कि एक निर्धारित की गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, मत देने का अधिकार को प्राप्त कराया जाए। इसे हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। ये सभी प्रावधानें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। जो प्रश्न है, जब इतने पॉइंट को देखिएगा, ये सही प्रश्न इसी पॉइंट पर आधारित हल किए जा सकते हैं। ठीक, कोई अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और नहीं हो पाती है प्रश्न हल, कोई प्रश्न हल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम आपसे फिर कोशिश करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो जिस प्रश्न का आंसर ना मिलता हो तो हम उसका पूर्ण रूप से आपके जवाब को दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। तो चलते हैं।